Hello dear students, again I welcome you in Dr. Commerce classes and we are dealing with important series that is cash flow statement series। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसके बारे में हम डील करेंगे व्हाट टू डील विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डील करेंगे विद टू मेथड्स। अब इस समय मैंने टू मेथड्स लिए हैं। देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये सब मैंने स्पेशली लिया ताकि हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज हो सके कि हाउ टू डील इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे सॉल्व करते हैं इन द डायरेक्ट मेथड। जनरली हमारे टॉपिक में आता है कि इनडायरेक्ट मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी गिवन नहीं होती, सेल भी हमें मेंशन नहीं होती, एक्सपेंसेस भी हमें अलग मेंशन नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी है और यहाँ पे बैलेंस शीट भी है। देन आई थॉट that I should solve the problem with the operating activity in two method। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को टू मेथड में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड लेंगे और इनडायरेक्ट मेथड से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टेटमेंट इज गिवन, सेल इज गिवन और यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है एंड बैलेंस शीट इज गिवन। एक्सपेंसेस आर गिवन, इनकम स्टेटमेंट इज लाइक दिस और नेट प्रॉफिट हमारे पास है 34,000 एंड सिमिलरली बैलेंस शीट इज गिवन। 2010 ईयर डाटा इज गिवन, 2011 इज गिवन, यानी प्रीवियस एंड करंट ईयर आर गिवन। बैलेंस शीट का हमारे पास रिकॉर्ड है। अब सबसे पहले इस सम को मैं डील करना चाहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले अब जो हमारे पास ये सेल गिवन है इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, नथिंग इज रिटन इन द सेल, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं दीज आर क्रेडिट सेल। ये हमारी क्रेडिट सेल है। अब यहाँ पे हमें डेटर्स अकाउंट बनाना होगा ताकि हम इसमें कैलकुलेट करें कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपना क्लियर किया था कि हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिसीट्स लेते हैं। रिसीट कौन सी होगी? नंबर 1 होती है कैश सेल। अगर कैश सेल गिवन ना हो देन वी हैव टू गो विद द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब इस सम में हमें कैश सेल गिवन नहीं है और ये सेल जो इनकम स्टेटमेंट में इसको हम क्रेडिट सेल मान रहे हैं और डेटर के मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है बैलेंस शीट में, तो हम बनाएंगे डेटर अकाउंट। तो सबसे पहली कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड में होगी, दैट विल बी रिसीट्स फ्रॉम डेटर। तो कैश हमें कितना मिला डेटर से उसकी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने डेटर अकाउंट बनाया। अब डेटर अकाउंट हमने ओपन कर लिया, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। अब नंबर 1 है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम ओपनिंग डेटर ले रहे हैं जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। अब डेटर्स हमारे पास ओपनिंग गिवन है 40,000। अब यहाँ पे हमने लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सिमिलरली क्लोजिंग डेटर भी हमने यहाँ पे ले लिए 30,000, ये हमें गिवन है। और सेल हमें गिवन है क्रेडिट सेल। ये सेल हम क्रेडिट सेल अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैश सेल गिवन नहीं है, तो दीज आर क्रेडिट सेल। तो सेल को हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल। तो ये पोस्टिंग होगी, तो डेटर के डेबिट में हम क्रेडिट सेल को पोस्ट करते हैं टू सेल 2 लाख। अब टोटल हमारा डेबिट का कितना होगा 2,40,000 और क्रेडिट में हमारे पास है 30,000। इट मींस जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी कैश रिसीट्स फ्रॉम डेटर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पार्ट जो हमारा कैलकुलेट होगा जो डायरेक्ट मेथड में होगा वो होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो ये अमाउंट आएगा 2,10,000। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड ओपन किया तो ये बनेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो ये आएगा 2,10,000।
1,10,000। तो इसको हमें पॉजिटिव लेना है, बिकॉज वेन एवर वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर सो देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ पे इनफ्लो होती है वहां पे हम पॉजिटिव लेते हैं, जहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश पेमेंट में होगी वहां पे हम नेगेटिव में पुट करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, प्लस में होगा 2,10,000, जिसको हम कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब सेकंड, मुझे अब कैलकुलेट करना होगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब इसके लिए हमने क्रेडिटर अकाउंट ओपन किया। क्रेडिटर का बैलेंसेस मुझे लायबिलिटीज में गिवन होंगे, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। जैसा कि हमें पता है क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये होगा 55,000। क्लोजिंग बैलेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया 45,000। तो टू बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंस शीट से जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होगा 45,000। अब क्रेडिटर में हमें मेन प्रॉब्लम ये आएगी, बिकॉज वी आर नॉट गिवन एनी परचेजेस। अब परचेज मुझे गिवन नहीं है इनकम स्टेटमेंट में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम ये करेंगे कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला लगाना होगा। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम इक्वेशन लगाते हैं, वहां पे हमारी कैलकुलेशन ऑफ परचेज हो जाएगी। अब COGS पे मैंने इक्वेशन पुट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इसकी इक्वेशन होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इक्वेशन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लगाई ताकि मुझे परचेज को कैलकुलेट करना पड़े, और परचेजेस अगर कैलकुलेट होती हैं तभी हम क्रेडिटर अकाउंट में कैश पेड टू क्रेडिटर को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट में गिवन है, इट इज गिवन है 1,50,000, बट इट इंक्लूड्स 2,000 डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें 2,000 डेप्रिसिएशन का इंक्लूड है, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन को पहले एक्सक्लूड कर देना है, तभी हम इसमें इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम डायरेक्ट एक्सपेंस ही लेते हैं अगर मुझे परचेज को कैलकुलेट करना पड़े। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट को पहले हमें बाहर निकालना होगा या हम एक्सक्लूड करेंगे। अब कहते हैं 1,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन इसमें 2,000 डेप्रिसिएशन मिली हुई है, तो हमने इसको बाहर कर दिया। तो मैंने अब इक्वेशन ली है COGS इज इक्वल टू 1,48,000, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सपेंस लेने, हमें इनडायरेक्ट नहीं लेने, क्योंकि हमें परचेज को कैलकुलेट करना जो हमारी क्रेडिट परचेजेस होगी। अब यहाँ पे हमने 1,48,000 लिया, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने भर ली है 65,000, परचेज को हमने एक्स मान लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 0 हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 80,000, इसको हमने पुट कर दिया। जब हम x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परचेज की कैलकुलेशन आ जाएगी और ये अमाउंट आएगा 1,63,000। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन बनाई, वहां पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले ली, COGS की वैल्यू ले ली, लेकिन यहाँ पे मैंने 2,000 को एक्सक्लूड किया है, ये मैं नोट करना चाहेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट है। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो COGS था उसको हमने यहाँ पे लिया 1,48,000। तो इस तरह हमने परचेज को कैलकुलेट कर लिया। अब ये परचेजेस भी हमारी क्रेडिट परचेज हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश की कोई भी हमारा मैटर गिवन नहीं है, तो हमारी ये क्रेडिट परचेज है। तो जैसे हमारी सेल भी क्रेडिट थी तभी वो डेटर अकाउंट में आई, अब ये परचेज भी हमारी क्रेडिट परचेज है, तो इसको हमने परचेज को क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में पुट किया, जिसका अमाउंट आया 1,63,000। ये हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया और ये आएगा बाय परचेजेस 1,63,000। अब क्रेडिट साइड हमारी एक्सीड कर रही है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 45,000 है, तो यहाँ पे कैश पेड टू क्रेडिटर, ये हमारा आंसर कैलकुलेट होगा, ये होगा 1,73,000।
तो पहले हमने रिसीव्ड फ्रॉम डेटर किया था पॉजिटिव, अब हमने पे किया कैश पेड टू क्रेडिटर। ये आंसर हमें क्रेडिटर अकाउंट में मिला और इसका अमाउंट होगा 1,73,000। ये हमने लेस कर दिया नेगेटिव। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनाना है, लेकिन ऑपरेटिंग की जगह यहाँ पे लिखा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये हमारे ऑपरेटिंग ही होते हैं और ये अमाउंट भी गिवन है और इनकी लायबिलिटीज गिवन है। लायबिलिटी में ये आउटस्टैंडिंग हमें बैलेंसेस गिवन है एक्सपेंसेस के, जिनका नेम है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसके लिए हमने अकाउंट बनाया ताकि इनकी पेमेंट को भी हम कैलकुलेट कर सके। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 2,000, तो ये लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,000। अब हमारी इनकम स्टेटमेंट में, जिसको हम P&L स्टेटमेंट भी कहते हैं, वहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 10,000। इसका मतलब अगर P&L में वो डेबिट हो रहा है तो अगर हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बनाएंगे तो वहां पे कैसे पोस्टिंग करेंगे? ये बनेगा बाय P&L, तो ये आएगा 10,000। जो हमारी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन है 10, वो हमने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब ये क्रेडिट साइड का टोटल बनेगा 15,000। अगर हम 2,000 को लेस करें तो नेट कैश पेड फॉर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा बनेगा 13,000। तो इसको कहते हैं कैश पेड फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हमने कितना पे किया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड है, ये बनेगा 13,000। तो हमने 3 अकाउंट बनाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। डेटर में हमें कैश रिसीट्स मिली हैं, क्रेडिटर में हमने कैश पेड टू क्रेडिटर कैलकुलेट किया, एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने कितने एक्सपेंस पेड किए ऑपरेटिंग, वो भी हमने कैश कैलकुलेट किया 13,000। तो यहाँ पे कैश पेड हमने 13,000 नेगेटिव कर दिया। उसके बाद एक हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको हम नहीं लेंगे, हम ओनली ऑपरेटिंग को ही लेते हैं। यानी जो हमें रिसीट मिली, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने पे किए, लेस करने के बाद वही हमारा डायरेक्ट मेथड में जो आंसर होगा दैट विल बी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को लेना है नॉन ऑपरेटिंग में, इसको हम कंसीडर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। अब लेंगे अदर एक्सपेंसेस, ये भी हमारे ऑपरेटिंग है, तो अदर एक्सपेंसेस पेड हमने कर दिए 5,000, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में हमने 3 ट्रांजैक्शन नेगेटिव लेस किए, तो हमारा 19,000 आंसर होगा, जो हमारा डायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैलकुलेट कर रहे हैं 19,000। तो ये सम मैंने स्पेशली इसके लिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है और हम डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया और ये बनेगा 19,000। ये हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। जब पॉजिटिव होता है तो हम फ्रॉम मेंशन करते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो हम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेंशन करते हैं, और ये हमारा फ्रॉम होगा। तो ये मेरा डायरेक्ट था। अब इसी मेथड में हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगेन मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट में हम प्रूव करना चाहते हैं, वहां भी आंसर हमारा सेम होगा। जनरली हमारे मैक्सिमम सम जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड में होते हैं, क्योंकि हमें सेल गिवन नहीं होती, हमें एक्सपेंसेस की डिटेल गिवन नहीं होती, इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं। अब इसी सम को मैं इनडायरेक्ट मेथड में ले रहा हूं, और इनडायरेक्ट मेथड जो स्टार्ट होता है वो होता है चेंज इन प्रॉफिट। वहां से हम शुरू करते हैं चेंज इन प्रॉफिट, बिगिनिंग हमारे सम की वहां से होती है जो इनडायरेक्ट मेथड में होता है। अब नंबर 1 है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए मैंने बैलेंस शीट में रिजर्व्स को चेक किया, या हमने रिटेन्ड अर्निंग को चेक किया, या हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक किया, उनका नेम प्रॉफिट ही है। अब रिजर्व में मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, ये 2010 में है, जो बन गए 11 में 1,54,000। इसका मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट,
यहाँ पे रिजर्व्स में कितनी इंक्रीज है इसी को हमने प्रॉफिट मान लिया, ये बनेगा 34,000, ये हमारा प्रॉफिट है, इसमें हमारी इंक्रीज है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट हमारे पास इंक्रीज है 34,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हमें गिवन है इनकम स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे ऐड हमने कर दी डेप्रिसिएशन 2000। उसके बाद एक हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन, कई बार हमें गिवन होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड पे, ये सभी नॉन ऑपरेटिंग हमारे एक्सपेंस होते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट में मेथड में ही यूज करेंगे। अब ये हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन, अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी ऐड कर दिया एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरे पास 2 एडजस्टमेंट मोर ऐड हुई हैं, तो 3000 हमने 34,000 में ऐड किए, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट ये बन जाता है 37,000। तो पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट में देखते हैं, एक्सेप्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश को छोड़ के या उसके इक्विवेलेंट को लीव करके रिमेनिंग करंट एसेट और लायबिलिटी का हम डिफरेंस कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट कौन सी है, ये हमें दिख रहे हैं डेटर्स। अब डेटर हमारे 10 में गिवन थे 40,000 और 11 में हो गए हैं 30,000, तो ये हमारी डिक्रीज इन डेटर, तो यहाँ पे डिक्रीज इन डेटर को हमने लिया पॉजिटिव, क्योंकि हम कहते हैं जब भी हमें डिफरेंस देखना हो करंट एसेट के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, करंट लायबिलिटी के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यहाँ पे जितना डेटर में डिक्रीज होगी तो उतना हमारा प्लस होगा, तो 37 में मैंने 10,000 को प्लस कर दिया। उसके बाद अब हम आते हैं स्टॉक में। अब स्टॉक हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 15,000, 10 और 11 के डिफरेंस में अगर देखें तो स्टॉक का इंक्रीज होना या करंट एसेट का इंक्रीज होना नेगेटिव हो जाता है, तो इंक्रीज इन स्टॉक को हमने नेगेटिव कर दिया 15,000। तो दो ही हमारे पास करंट एसेट है, कैश को हमें नहीं लेना, कैश हमारा फाइनल आंसर में इंक्लूड होगा। और हमने ये भी कहा कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आंसर हमारा बैलेंस शीट में ही लाई कर रहा होता है। अगर बैलेंस शीट को हम चेक करें, कैश बैलेंस को चेक करें और अपनी ऑल एक्टिविटीज के डिफरेंस को चेक करें, वही आंसर हमें सेम मिलेगा। तो आंसर हमारा बीच में ही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो ये हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर। अब क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि लायबिलिटी के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये भी लेस हो जाता है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ भी हम प्लस करते हैं। तो डिक्रीज हो रही है क्रेडिटर में, तो ये आ जाएगा 10,000। उसके बाद हम आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे डिक्रीज हो रही है, 3,000 से डिक्रीज हो रही है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दिया, नेगेटिव भी डाल दिया 3,000। अब सभी एडजस्टमेंट को हमने लिया, एडजस्टेड प्रॉफिट में ऐड या लेस किया, तो यहाँ भी हमारा आंसर 19,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड लगाए, एक हमने इनडायरेक्ट मेथड लगाया, एक हमने डायरेक्ट मेथड लगाया। तो ये बड़ा यूनिक सम होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जहाँ पे हमारी इनकम स्टेटमेंट है वहां पे डायरेक्ट मेथड भी लग सकता है, और कई जगह हम इनडायरेक्ट ही लगाते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, पहले मैंने डायरेक्ट में हमारा आंसर है 19,000, अब इनडायरेक्ट में भी आंसर हमारा सेम होगा 19,000, तो सेम आंसर विल बी देयर। तो ये हमारा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का एक ही आंसर होता है, उनमें कोई दो मेथड नहीं होते। हम अकाउंट बनाते हैं, वहां से हमारी परचेज या सेल कैलकुलेट होती है। अब सेकंड मेरा टॉपिक होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग के लिए हमें बनाना होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
अब यहाँ से मैंने लिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, क्लोजिंग है 2,98,000 और यहाँ पे मुझे लायबिलिटी में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। हमने कहा था अगर बैलेंस शीट के अंदर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है इट मींस जो मुझे फिक्स्ड एसेट गिवन है दीज आर ऑन ग्रॉस वैल्यू, ये ग्रॉस वैल्यू पे ही है। अगर ये आउटसाइड द बैलेंस शीट होती अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर हम उसको पहले ग्रॉस वैल्यू पे एसेट को बनाते तब उसका अकाउंट बनाते। अब ये वैल्यू ऑलरेडी ग्रॉस वैल्यू पे है, हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया तो ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस होगा 2,50,000, क्लोजिंग होगा 2,98,000। अब यहाँ पे हमारी परचेज आएगी 48,000, तो इसको कहते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट विल बी 48,000। तो परचेज को हमने नेगेटिव लिया 48,000 नेगेटिव। उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है, अगर ओनली इन्वेस्टमेंट होता है तो ये फिक्स्ड एसेट होती है। अब इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है तो ये भी आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, तो टोटल हमारी परचेज फिक्स्ड एसेट की बनेगी 58,000। तो जब परचेज होती है तो उसको हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमने यूज किया, नेगेटिव आंसर आया, ये बनेगा 58,000। तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग के लिए सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितनी इंक्रीज है, ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है 1,72,000, क्लोजिंग हमें गिवन है 2 लाख, इसका मतलब हम लेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये हमारी होगी इशू ऑफ शेयर कैपिटल मींस मनी इज कमिंग, बैंक इज कमिंग विद द फर्म, तो इसको कहते हैं इनफ्लो ऑफ फंड्स। अपन कंपनी के पास फंड्स आ रहे हैं क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो जब भी शेयर इशू होते हैं ये पॉजिटिव आंसर होता है, इसको हम इनफ्लो कहेंगे 28,000। उसके बाद एक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हमारा इंक्रीज होता है इट मींस देयर इज ए रेजिंग ऑफ लोन, तो रेजिंग ऑफ लोन मींस इनफ्लो ऑफ फंड्स, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो रेजिंग ऑफ लोन हमने 10,000 प्लस कर दिया। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका डबल इफेक्ट है, एक बार हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लिया, एक बार हम पेमेंट में लेंगे, तो लेस हम करेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1,000, ये लेस हो जाएगा। नेट आंसर जो हमें मिलेगा फाइनेंसिंग का वो मिलेगा 37,000 पॉजिटिव। अब हमारे पास तीनों एक्टिविटीज क्लियर हैं। पहली हमारी ऑपरेटिंग है, उसका आंसर पॉजिटिव है। सेकंड हमारी इन्वेस्टिंग है, उसका टोटल आंसर नेगेटिव है। थर्ड हमारी पॉजिटिव है, उसका आंसर भी हमारा पॉजिटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी को हम प्लस माइनस करते हैं, तो हमने किया ऑपरेटिंग का 19,000 और हमारी इन्वेस्टिंग का 58,000 नेगेटिव और थर्ड का पॉजिटिव कितना 37,000। तीनों को हमने प्लस माइनस किया और फाइनल आंसर जो हमें तीनों के कंक्लूजन से मिला वो मिलता है नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज, ये बनता है 2000 नेगेटिव। ये हमारा आंसर आ रहा है 2000 नेगेटिव। अब हम अपनी बैलेंस शीट में आंसर को चेक करना चाहते हैं क्या हम राइट हैं, तो यहाँ पे कैश इन हैंड ये हमें गिवन है 15,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बन गया 13,000, तो यहाँ भी हमारा 2000 नेगेटिव। इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मींस ये हमारा नेगेटिव आंसर होना चाहिए, तो ये भी हमारा 2000 नेगेटिव आंसर है। तो इन दिस वे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो आंसर है दैट इज लाइंग विद इन द सम, हम कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड लिया, डेटर क्रेडिटर और एक्सपेंसेस अकाउंट बनाए, लेकिन जब हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाने थे तो वहां पे सीओजीएस में मैंने डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल के तब हमने जो परचेज कैलकुलेट की है वो हम क्रेडिटर में पुट करेंगे, देन कैश पेड टू क्रेडिटर कैलकुलेट होगा। सो इन दिस वे हमने इस सम में डबल एक्टिविटीज कैलकुलेट की है, डायरेक्ट मेथड भी
पता लग जाता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इनडायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।